बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि सेहत हज़ार नेमत है, लेकिन इस नेमत की कदर व कीमत का अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है जब ये हमसे छिन जाती है। अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है और स्पेशली अपने दिल की सेहत का, इस पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 0519212 0519212 हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि एक जानी मानी शख्सियत हैं, कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं और 40 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर, हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में बात करते हैं दिल की सेहत के हवाले से। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये बताएं कि जो ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए? जी, उसकी जो नॉर्मल रेंज है कि कम से कम कितना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, जिससे ऊपर अब नॉर्मल शुरू हो जाता है और नीचे से अगर नीचे चला जाए तो हम कहते हैं जी लो ब्लड प्रेशर हो गया। नीचे वाला जो लेवल है 90 एंड 60, यानी ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60। और जो ऊपर वाली लिमिट है जिसके बाद हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, वो होता है 140 90 140 90, यानी ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90। तो इस रेंज के दरमियान जहाँ मर्जी है ब्लड प्रेशर चक्कर लगाता रहे वो नॉर्मल होता है। अब कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे होता है, यानी 90-60 के इर्द गिर्द होता है या थोड़ा सा ऊपर होता है, और कुछ का जो है वो 149 है, ऊपर की तरफ रहता है। और स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, फैमिली मीन्स कि आपके वालदैन बहन भाई, आपका ददियाल, आपका ननियाल में किसी को ब्लड प्रेशर है तो 50% चांसेस हैं कि किसी ज़िंदगी के किसी न किसी स्टेज पे आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और उससे बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि शुरू से ही आप चंद एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लें तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। से सर ये एहतियाती तदाबीर शुरू से ही जी। आई थिंक आप नॉर्मली 20-30 के बाद आपको हो जाना चाहिए कि सबसे पहले जो है वो मोटापा नहीं होना चाहिए, यानी वज़न जो है वो आपका बिल्कुल आपकी उम्र के हिसाब से बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कमर का ध्यान रखें कि मर्द हजरात में 36 इंच से ऊपर ना जाए और ख्वातीन में जो है 32 इंचेस से ऊपर कमर नहीं जानी चाहिए। इससे ऊपर खतरे की घंटी होती है, उसमें ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, उसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस भी होते हैं और उसमें शुगर होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये लेवल अगर आप रखें, और देन जिनकी फैमिली में ये डिज़ीज़ है, अगर शुरू से ही नमक का इस्तेमाल कम रखें, यानी अपने खाने में और जो टेबल साल्ट है उसका इस्तेमाल कम हो, खाने में नमक कम हो, आटे चाय में नमक ना डालें, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमकीन कोई खाना है वो आप अवॉइड करें, तो आपको ब्लड प्रेशर जो होना है वो काफ़ी लेट हो जाता है, और अगर होता भी है तो माइल्ड वैरायटी का होता है। ये चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर एक को, जिनकी फैमिली में बीमारी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके ये बीमारी ब्लड प्रेशर की होगी। और उसको आप 10-15 साल लेट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ खुराक, वज़न का ध्यान रखें, वज़न को न बढ़ने दें, बाकायदगी से अपनी वर्जिश करें। वर्जिश में बेशक वॉक हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, आप जिम जा सकते हैं। और तीसरा, सिगरेट नोशी ना करें। और नींद जो है वो अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें और गैर ज़रूरी, यानी ये जो तमाम चीज़ें आपने मेंशन की हैं ये आपके ब्लड प्रेशर को इम्पैक्ट कर सकती हैं। अच्छा सर, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो तो क्या अलामात होती हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया? देखिए 95% में तो कोई अलामात नहीं, अच्छा, होती नहीं। इसीलिए इसको खामोश कातिल कहते हैं या साइलेंट किलर कहते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता, और जब कोई उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है, मेडिकल प्रॉब्लम, किसी को स्ट्रोक हो गया यानी फालिज हो गया तो पता चला, किसी की आंख के अंदर से पीछे से रग फट गई तो उसका पता चला, नज़र चली गई तो ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किसी को हार्ट अटैक हुआ तो तब पता चला जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किसी के गुर्दे फेल हो गए तो पता चला कि अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो ये फिर या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेक करते कहते हैं जी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा, कहते हैं मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, ब्लड प्रेशर मेरा कैसे ज़्यादा। तो वो शुरू में तो यकीन नहीं आता। इसलिए जब भी अपने डॉक्टर साहब के पास जाएँ, नॉर्मल जो आपकी खांसी, नज़ला, बुखार, पेट ख़राब हो गया, क्या हो गई, जब भी जाएं तो डॉक्टर साहब को ये ज़रूर कहें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करके लिख दें। इसके लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखना या हाई या लो बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो डॉक्यूमेंट है जो है कि इस तारीख को आपने डॉक्टर साहब को दिखाया था और उस दिन आपका ब्लड प्रेशर ये था। सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मुझे ख़ुद भी एक्सपीरियंस है कि अगर एज अ पेशेंट मैं ख़ुद भी जाती हूँ तो अक्सर ये कह दिया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ठीक से आपकी क्या मुराद है, आप मुझे नंबर्स बता दें ताकि मुझे याद हो, और कागज़ पर भी लिख दें ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी पता चल सके कि कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर। अच्छा सर, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टेक योर ब्लड प्रेशर?
किस टाइम पे लेना चाहिए ब्लड देखिए प्रेशर? आप जब रिलैक्स्ड हो, स्ट्रेस्ड ना हो, चाय वगैरह आपने ना पी हो, सिगरेट ना पिया हो, 5 मिनट्स रिलैक्स बैठे हो और उस वक्त आप ब्लड प्रेशर हो, सुबह नाश्ते के बाद कर लें और शाम को खाने से पहले आप कर लें। अच्छा। हाँ ये और जब टेंशन ज़्यादा हो, स्ट्रेस हो, तो उस वक्त ज़्यादा नहीं चेक करना चाहिए। कई दफ़ा वो फिर बॉर्डर लाइन पे चला जाता, समझते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, और कुछ लोगों को एंग्जाइटी शुरू हो जाती है ब्लड प्रेशर चेक करते हुए या चेक करवाते हुए, सही। तो उस दौरान रीडिंग्स जो हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम दें और अगर 3 रीडिंग ले लें और उसका एवरेज निकाल लें तो वो आपका सही ब्लड प्रेशर है। सही। कई दफ़ा होता है कुछ लोगों को सुबह या शाम को ब्लड प्रेशर नहीं होता, अच्छा। उनको ब्लड प्रेशर जो है रात के वक्त ज़्यादा होता है, सर सोए उसकी हुए क्या ज़्यादा। वजह होती है? उसकी वजह कुछ हार्मोनल सिलसिला होता है और किसको नॉकटर्नल हाइपरटेंशन कहते हैं, और वो हमसे बहुत ज़्यादा मिस होती है। अच्छा। वो इसलिए कि ना डॉक्टर चेक कर सकता है ना मरीज चेक कर सकता है, वो सोया हुआ होता है। उस वक्त वो जो 24 आवर जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन होती है वो अगर लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो बता देती है कि रात को जो है आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। फिर दो इसकी जो तादाद है मरीज़ों की बड़ी कम है, लेकिन फिर भी जिनको महसूस ऐसे होता ही है कि कई दफ़ा आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और आई स्पेशलिस्ट आपकी नज़र जब चेक करता है तो वो कहते हैं जी कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। कहते नहीं मेरा तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। कि वो कहते हैं क्यों? आप कहते हैं जी आपकी आंखों में पीछे कुछ तब्दीलियां ऐसे आई हुई हैं, लगता है कि आपको ब्लड प्रेशर है, ज़रा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। उस पेशेंट को नॉर्मली बहुत ज़रूरी है कि अगर दिन के वक्त उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो रात के ब्लड प्रेशर के लिए 24 आवर एक मशीन है जिससे मॉनिटर करती है, बीपी मॉनिटरिंग होती है, वो ज़रूर एक दफ़ा लोगों सही। सर यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है मैडम? जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं चतरा से बात कर रहा हूँ, अब्दुल वली खान बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछें अपना। मैडम मैं पिछले 6 महीने से एच पायलोरी का कोई मेडिसिन यूज कर रहा हूँ लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इसके साथ मैं मतलब कि कोई फूड रिस्ट्रिक्शन इसके बारे में मुझे आगाही दे दें, कोई रिस्ट्रिक्शन फूड जो खुराक मना है इसके बारे में, और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। दवाई किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप? दवाई मैं खा रहा हूँ, 6 महीने से खा रहा हूँ लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। किस चीज़ की दवाई खा रहे हैं? ब्लड प्रेशर है आपको, शुगर है, क्या ना ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर कुछ भी नथिंग, वो नथिंग, सिर्फ एच पायलोरी है। टेस्ट किया था और मुझे दवाई दिया था एच पायलोरी का। ठीक है, तो आप पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या एहतियात करनी चाहिए? एहतियात क्या करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन क्या, फूड में रिस्ट्रिक्शन क्या है, और इसमें मजीद मतलब क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी इनका सवाल जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, हमारे स्पेशलिटी का नहीं है, दिल से रिलेटेड नहीं है। इन्हें चाहिए कि एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो मैदे का स्पेशलिस्ट अच्छा है, ये चकवाल से बोल रहे थे, तो पिंडी में या इस्लामाबाद में, रावलपिंडी या इस्लामाबाद में एक अच्छे मैदे वाले डॉक्टर को दिखा। चित्राल से थे ये चित्राल से थे? अच्छा मैं मेरे ज़हन में सुना जैसे चकवाल से। तो इन्हें चाहिए कि एक दफ़ा एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा दिए। एच पायलोरी का लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन हुई है, वो इतना मसला होता नहीं है जितना मसला बना दिया जाता है। तो खामखा इतनी दवाइयाँ लोग ले रहे होते हैं। तो इसलिए जब आपको एच पायलोरी को कहे और उसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, मैं तो उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ ना, उस टॉपिक पर ज़्यादा बोल सकता हूँ, वो जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो उनको सही एडवाइस कर सकते हैं क्या उन्होंने करना है क्या नहीं करना। सही। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर एक गोला सा बन रहा है जो कि ऊपर जा रहा है और मेरे दिल को अफेक्ट कर रहा है, तो क्या गैस का दिल पे कोई असर होता है जो पेट की गैस होती है, या ये सिर्फ मिथ है? बिल्कुल बहुत सारे लोगों को देखें जो दिल के मरीज होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीने में दर्द नहीं होता और ये गोला होता है, या वो कहते हैं जी कि जब डकार आता है तो फिर मेरी तबीयत बेहतर हो जाती है, और ये एंजाइना होता है, ये दिल का दर्द होता है जो डकार की सूरत में आता है, या वो गोला जो ऊपर सीने की तरफ जाता है, उस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और ये वो मरीज़ हैं जो कि ज़्यादातर फिर जिनको डॉक्टर भी मिस करता है, वो ख़ुद भी मिस करते हैं कि जी कि ये मेरे मैदे की तकलीफ़ है और दिल की तकलीफ़ नहीं है, और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब उन्हें कहते हैं जी कि वो तकलीफ़ नहीं है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जब ऐसा आराम ना आए तो एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं ताकि आपके बाकी सारे टेस्ट हो जाएं जिसमें पता चले कि जी कहीं आपकी दिल की नालियाँ बंद तो नहीं है और हार्ट का मसला आपको तो नहीं है। उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। कई एक हार्ट अटैक ऐसा होता है जिसका सीने में दर्द नहीं होता, और इसी तरह गोला बनता है, गैस आती है, मतली होती है, वॉमिटिंग होती है, और आपको पता चलता है जी कि ये तो दिल मैदे का कोई मसला है, और जब कुछ दिनों के बाद वो हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसलिए सही टाइम पे जो है ठीक है, इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैडम मैं राना मकबूल बोल रहा हूँ कमादिया से। जी, सवाल पूछे। मैंने डॉक्टर साहब से सवाल करना है कि मैं अपनी वालदा के बारे में सवाल करना है। मेरी वालदा ब्लड प्रेशर की मरीज है। ठीक है। तो वो मेडिसिन खाती है, तो उसका ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन 170 160 होता है ऊपर वाला, नीचे वाला 100 110 हो जाता है। ठीक है। तो कभी कभी उसका ब्लड प्रेशर ना अन्य का लो हो जाता है, 100 पे आ जाता है ऊपर वाला, और 100 से भी नीचे आ जाता है। क्या ठीक है। हम वो मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर की देते हैं वो देते रहनी चाहिए, जाके लो हो जाए तो मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए? ठीक है, बहुत अगर- अच्छा अगर सवाल है डॉक्टर- आपका। जी जी। हाँ, अगर डॉक्टर मेडिसिन बंद करते हैं ना तो फिर ब्लड प्रेशर और शूट कर जाता है, और सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, सांस बहुत फूलने लग जाता है। ठीक है, डॉक्टर को दिखाया है किसी आपने? डॉक्टर साहब को दिखाया है, इधर डॉक्टर साहब कमाल जिला टेक्टिंग में डॉक्टर साहब बैठे हैं हार्ट के। उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह किए हैं जब से ये सांस फूल रहा है उनका? जी इको किया डॉक्टर साहब ने, इको किया और सीबीसी टेस्ट वगैरह रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो एको में क्या आया है, इजेक्शन फ्रैक्शन कुछ पता है आपको? हाँ जी मैडम, वो इको में बताते हैं कि जो हार्ट के अंदर वाला वाल है ना, वो लीकेज जो होता है एक फेफड़ों की तरफ, इस वजह से इसको सांस की ज्यादा तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर अप होता है। ठीक है। क्या उम्र है आपकी मदर की? मेरी मदर की उम्र है 75 ईयर्स ओल्ड। कोई शुगर वगैरह भी है उनको? शुगर नहीं है। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल था। बहुत अच्छा सवाल। उसमें नॉर्मली ये है कि जो ये कहते हैं कि उनका कई दफ़ा ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, 100 से नीचे चला, दैट मीन्स कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन ले रही हैं। सही। डॉक्टर साहब के मशवरे के बाद, और जब उन्हें स्ट्रेस होता है दिन के वक्त, या नमक ज़्यादा होता है, या परेशानी होती है, तो उनका ऊपर चला जाता है। तो उसमें दो चीज़ें होती है। अगर तो किसी को स्ट्रेस है तो फिर स्ट्रेस वाली मेडिसिन साथ शामिल करें, ताकि ब्लड प्रेशर वाली दवाई आप ज़्यादा ना करें, ताकि उनका ब्लड प्रेशर फर्दर ड्रॉप ना हो। और दूसरा यह है कि ब्लड प्रेशर बंद करना नहीं होती टैबलेट, आपने उनकी डोज आधी कर दें, ठीक है, खुराक उसकी आधी कर दें, ताकि एकदम फिर इसी तरह ऊपर शूट ना करे। होता यह है कि जो हमारे ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और जिनको साथ एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है, वो दिन के वक्त स्ट्रेस के हिसाब से कई दफ़ा ऊपर चला जाता है, और शाम को कुछ रिलैक्स करते हैं, रात को सोते हैं तो ब्लड प्रेशर ठीक होता है। या कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो शाम नज़दीक आती है तो उनकी एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है। सही। कि अब रात को क्या बनेगा, अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा। वो स्ट्रेस में शाम को उनका ज़्यादा होता है। जो ही वो सोते हैं उन्हें भी ये स्ट्रेस वाली कोई टैबलेट जो है रिलैक्सेंट उन्हें मिल जाए, डॉक्टर साहब दे दें, तो वो नीचे जो है सेट हो जाता है। दवाई जो है ब्लड प्रेशर की बंद नहीं करनी है, उसकी डोज हाफ कर दें और डॉक्टर साहब को बता दें जी कि ऐसे इनका शाम जो ब्लड प्रेशर है लो चला जाता है और सुबह ज़्यादा हो जाता है। बंद नहीं करनी हाँ, है। बंद नहीं करनी, तो हो सकता है कि साथ जो है एंग्जाइटी वाली टैबलेट्स वो ऐड हो जाए। ठीक है, ये भी कह रहे थे कि लीकेज भी है वाल्व की, तो वो जिसकी देखिए, वजह से इनको सांस की तकलीफ हो रही है, तो उसके उसमें लिए आप लीक क्या देखिए सजेस्ट करेंगे? बहुत सारे हम जो एको करते हैं ना, वो एक तो एक्सपर्ट नहीं होते एको वाले, और उसमें से कई दफ़ा ओवर स्टेट कर देते हैं। लीकेज होती है, अब मेरा एको करेंगे तो हो सकता है कि मेरी भी एक वाल्व की लीकेज हो, लेकिन माइल्ड होती है, ट्रेस होता है वो, सही। और वो फिजियोलॉजिकल होता है, नॉर्मल होता है, उससे कोई बीमारी नहीं होती। अब जब मरीज को आप बता देते हैं ना कि आपका वाल्व, हालांकि वो नॉर्मल होता है, ट्रेस होता है, लीक माइल्ड कर होता है, वो जब से कहते हैं जी आपका एक वाल्व लीक कर रहा है, वो उसी परेशान में फिरता रहता है, मेरा तो वाल्व लीक कर रहा है, पता नहीं सर्जरी होगी या ऑपरेशन होगा। हालांकि किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मली एज के साथ कुछ लोगों का फिजियोलॉजिकल ये हो जाता है सारा सिलसिला। उसमें देखना यह है कि हार्ट सही काम कर रहा है, 60% इजेक्शन फ्रैक्शन है, नॉर्मल है कि नहीं है, पंपिंग उसकी सही है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके ज़्यादातर अंदर से मसल थिक हो जाता है, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं। उसमें थोड़ी सी वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, उसकी वजह से कुछ लोगों का जब हाई होता है तो फिर उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। वहाँ पे हमें कोई थोड़ी सी जो डोज है वो डायजुरेटिक की ऐड करनी पड़ती है, और वहाँ उसमें से अगर कोई हार्ट फेलियर वाला कोई एलिमेंट हो भी और लंग्स में पानी भी पड़े तो उसमें वो कवर कर सके। बिल्कुल, और बहुत दफ़ा ये भी देखा गया है सर कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि लीकेज जो है वो फिजियोलॉजिकल है, और जो सांस का मसला है वो बाज़ औक़ात मोटापे की वजह से भी होता है, क्योंकि लंग्स को भी एक्सपैंड करने के लिए जगह चाहिए, तो अगर वो नहीं मिल रही होती तो उस वजह से भी इनको सांस के प्रॉब्लम आ जाते हैं। अच्छा सर, इन्होंने ये बात की कि इनका जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो 100 तक चला जाता है, तो हम हमेशा से ये बताते हैं कि 90/60 जो है वो कट ऑफ रेंज है, अगर उससे नीचे चला जाए तो फिर परेशानी की बात है। उसमें जो वो है नॉर्मल रेंज, अच्छा, 90-60 140-90 नॉर्मल रेंज ठीक है। है। जिनको ब्लड प्रेशर है उनकी लोअर रेंज 110-70। ठीक है, 110, क्योंकि जिस्म ने जो ही आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉडी का एक अपना रेगुलेटरी मैकेनिज्म है,
ठीक है। हर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ने हाई ब्लड प्रेशर पे अपना सारा चीज़ सेट की होती ठीक है। और जब वो क्रिटिकल लेवल से नीचे ड्रॉप कर जाता है तो ब्लड की सप्लाई परफ्यूजन जैसे ब्रेन होगा, आइज होगी, किडनीज होगी, इनकी कम हो जाती है। सही। तो इसलिए एक लेवल ब्लड प्रेशर का रहना चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए, वरना यानी अगर उसको ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो 110 बाय आपने कहा 70 कि 70 होना जी, चाहिए। उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और ब्लड प्रेशर अगर आपको कम आ रहा है तो डोज आधी कर दें, अगले दिन डॉक्टर साहब को और बताएं खुद और से फिर बंद अपनी ना डोज करें। एडजस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मुबारका तारिक कोयटा से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब को सलाम करना है। वालेकुम और सलाम। मैंने आज डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि हमें आज बुजुर्गों के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि सर्दियों में कैसे बुजुर्गों की केयर की जाए, क्योंकि जहाँ पे भी हम सुनते हैं तो इसमें डेथ ज़्यादा हो जाती हैं, फलाना बुजुर्ग फौत हो गया है। तो मतलब ये है कि लामहाला कोई ना कोई नेग्लिजेंस ज़रूर होती है संभालने में। तो डॉक्टर साहब, हमने तो अपने बुजुर्ग खो दिए हैं, लेकिन दूसरों की रहनुमाई के लिए आपकी गुजारिश है कि आप इसके बारे में ज़रूर डिटेल से बताएं। ठीक, बहुत अच्छा सवाल किया है। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है, इससे बहुत सारे और लोगों की भी हेल्प होगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप जरा सवाल इनका रिपीट कर देंगे? जी सर, ये कह रही हैं कि सर्दियों में हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग अफराद जो हैं, उनकी हमें केयर किस तरह से करनी है, क्योंकि शी सेइंग कि इन्होंने अपने बुज़ुर्ग तो खो दिए हैं, लेकिन ये चाहती हैं कि और जो लोग हैं उनकी रहनुमाई। बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक हमें हमेशा ऐसे होता है कि हम सर्दियां शुरू होने से पहले और गर्मियां शुरू होने से पहले एक प्रोग्राम सिर्फ मौसम की चेंज के ऊपर किया जाता है कि आपने इस मौसम में कैसे ध्यान करना है। देखिए, सर्दियों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जी कि आप सर्दी का ख़ास ध्यान रखें और उसमें से बुज़ुर्गों को प्रॉपरली कवर करके रखें। उनके अंडर गारमेंट्स यानी पजामा पहना होना चाहिए, बुनियान पहनी होनी चाहिए, स्वेटर हो, मफलर हो, टोपी हो, कोट हो, चादर हो, ये चीज़ें अपने आप को कवर करके रखें। और इनको ठंडे पानी से मुंह हाथ नहीं धोना चाहिए, वज़ू से नहीं करना चाहिए, गर्म होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते और गर्म पानी आपको मुयस्सर नहीं है तो हमें एक गुंजाइश जो है वो अल्लाह ताला ने दी हुई है कि आप तयम्मुम कर लें। ठीक है। बुज़ुर्ग जो हैं बजाय ये कि ठंडे पानी से वज़ू करें, वो तयम्मुम कर लें और वो तयम्मुम करके अपनी नमाज़ पढ़ लें। बाहर जो उस वक्त बैठें जब धूप वगैरह निकली हो, ठंड में ठंडी हवा से बचें, ठंडा पानी ना पिएं। सर्दियों में कुछ जैसे कोयटा है, कोयटा में बहुत ही नीचे टेम्परेचर, इसी तरह गिलगित जो बल्तिस्तान स्कर्दू वगैरह में बहुत कम टेम्परेचर है, वहाँ पे पानी को नीम गर्म करके पिएं ताकि अंदर का आपका टेम्परेचर ठीक हो। चाय और कावे का ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। खाना हमेशा गर्म खाना खाएं, गर्म करके खाएं, ठंडा खाना ना खाएं। उससे आपकी जो तबीयत है वो काफ़ी हद तक वो बेहतर रहती है। नमक का इस्तेमाल कम हो और चिकनाई का इस्तेमाल कम हो। होता ही है कि हम वो सर्दियों में गर्म चीज़ें और चिकनाई वाली चीज़ें और समोसे पकौड़े, उसमें नमक और चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर अंडे ज़्यादा खा जाते हैं, उसमें भी जर्दी ज़्यादा, और अंडे का इतना मसला नहीं होता जितना उसके ऊपर जो नमक डाल के, हाँ, जो वो वाला होता है कि उससे सर्दी गायब हो जाती है। फिर यखनी वगैरह या सूप वगैरह जो है उसमें नमक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो पिए, यखनी पिए, लेकिन नमक का जो है इस्तेमाल कम होना चाहिए। म्याना रवी। और जहाँ पे आपको तकलीफ़ हो जाए, होता ही है कि हमें होता है कि जो दिल के मरीज़ होते हैं ज़्यादातर सर्दियों में ज़्यादा उनको या तो अंजाना उनका बढ़ जाता है, यानी दर्द, सीने का दर्द बढ़ जाता है, और दूसरा जो है उनके हार्ट फेल हो जाता है। उसमें दवाई को एडजस्ट करना पड़ता है। अपने डॉक्टर साहब के मशवरे से दवाई बढ़ा के उसे एडजस्ट करके उसका मदावा किया जा सकता है। अच्छा सर, मैं इसमें हमेशा ये बात करती हूँ कि जब हम होटल से अगर खाना लेकर आते हैं तो हम उसमें ख़ुद रद्दो बदल नहीं करते, लेकिन डॉक्टर जो दवाई देता है उसमें हमें ज़रूर रद्दो बदल करनी होती है कि जी ख़ुद से ही हम छोड़ देते हैं दवाई इस्तेमाल करना, तो वो बसा औक़ात काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। और स्पेशली बुज़ुर्ग अफराद जो हैं वो मौसम की तब्दीली से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि एक तो मफलर होना चाहिए जो कि उनके चेस्ट को कवर करे, फिर इसी तरह टोपी जो है वो सर से भी बहुत ज़्यादा ठंड चढ़ती है, मोज़े होने चाहिए। अच्छा सर, इसी तरह वॉशरूम जाते वक्त भी ये एक अच्छा आइडिया है कि थोड़ी देर वो बैठे, उठकर अपने बेड पर अपना टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल करें और उसके बाद वो जाएं वॉशरूम, तो इससे भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सकता है। ये आपका पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है कि रात को जब उठेंगे या सुबह उठेंगे और बाथरूम जाते हैं
तो अचानक जब उठते हैं बिस्तर से तो उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है और उन्हें चक्कर आता है और कई दफ़ा गिर जाते हैं। और उस उम्र में अगर गिरें तो चोटें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, सर की चोट होती है, टांग की हड्डी वगैरह टूट जाती है। तो उसमें ये होता है कि थोड़ी देर बिस्तर के एज पे बैठ के अपने आप को स्टेबल करें और फिर कोई चीज़ पकड़ के खड़े हों और खड़े होकर देखें कि चक्कर तो नहीं आ रहा। अगर चक्कर आ रहा है तो दोबारा बैठ जाए, और जब दोबारा चक्कर ना आए तो फिर खड़े हों। उससे ये होता है कि वो गिरने का इत्माम जो है वो इत्माल कम हो जाता है। और उसमें आपको स्पेशली ये रात को जब आप उठते हैं सोए हुए और आपको अचानक वॉशरूम जाना पड़े, गुस्लखाना जाना पड़े, तो आपको ये मसला उस वक्त होता है चक्कर आते हैं। तो बात आपकी ठीक है कि अपने आप को कवर करके थोड़ा सा सांस लेके फिर बाथरूम में जाना चाहिए। बिल्कुल। और वॉकिंग एड इस्तेमाल करते वक्त भी बहुत सारे बुजुर्ग अफराद को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि अगर आप वॉकिंग एड स्पेशली रात के टाइम अगर आप उठे हैं तो ये इसी तरह है कि कोई और शख्स है आपके पास, अगर आप गिरने लगें तो आप उसको पकड़ सकते हैं और वो आपको गिरने से बचा सकता है। क्योंकि जब बुजुर्ग अफराद गिरते हैं तो सर उनकी ये रिस्ट की हड्डी टूट जाती है और ये कूल्हे की हड्डी, और ये जुड़ने में फिर काफ़ी टाइम लेती है क्योंकि डेफिनेटली ओल्ड एज में जो हीलिंग प्रोसेस है वो सुस्त हो जाता है। अच्छा सर, हम हमेशा से ये बातें तो करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, लेकिन हमारे जो डॉक्टर अफराद हैं उनके मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मरीज़ कर लेता है लेकिन डॉक्टर की तरफ से लैकिंग होती है। जिस तरह के मुझे अभी एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारे जो हमारे न्यू डॉक्टर्स हैं उनको ECG पढ़ना नहीं आती है, विच इज़ अ वेरी सैड फैक्ट, क्योंकि एमरजेंसी में यूजुअली MOs की ड्यूटी लगा दी जाती है और पेशेंट जो है वो अपना उसने काम कर लिया जिस तरह कि आप हमेशा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर डिले कर देता है। तो क्या होना चाहिए सर, क्या चेंज उसमें मेरा ख्याल है कि एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आजकल हो जानी चाहिए कि जो MOs हैं या जो अपने प्राइवेट क्लिनिक कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, और किसी MO को उस वक्त तक किसी इमरजेंसी में नहीं लगाना चाहिए जब तक उसे ECG पढ़नी ना आती हो। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, ECG पढ़ने की ट्रेनिंग हो, उसको रिदम्स का पता हो, कौन सा एबनॉर्मल रिदम है, कहाँ पे इस्कीमिया हो रहा है, कहाँ पे हार्ट अटैक हो रहा है, जो इश्यूज़ हैं एबनॉर्मलिटीज़ हैं ECG की सारी पढ़नी उससे आती है, क्योंकि वो बड़ा मैटर करता है। जो फर्स्ट कांटेक्ट मरीज़ का होता है, जो पहला डॉक्टर जिसके पास वो जाता है, उसका उस वक्त उसको डायग्नोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका टाइम जो है वो ज़ाया होने से बच जाता है। आई थिंक हमारे चाहिए कि अभी हमारे किसी को भी हमारी जो PMC मेडिकल केयर कमीशन और स्पेशली जो हेल्थ केयर कमीशन जो हमारे बने हुए हैं सूबों के, उनको ये चाहिए कि एटलीस्ट वो देखें कि ये बेसिक चीज़ हो कि एमरजेंसीज की ABC जो है वो हर MO को आनी चाहिए और उस वक्त तक वो प्रैक्टिस ना कर सकता है वो जब तक उसे एमरजेंसीज हैंडल करना हो और उन्हें डायग्नोज करना ना आता हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ECG पढ़नी हर एक को आती हो। अगर नहीं पढ़नी आती तो ये भी होता है जी कि आप देखें मैंने ECG तो कर ली है, तो इसमें से मोटी चीज़ें तो मैं देख सकता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं देख सकते। आप फ़लाँ के पास फ़ौरन पहुँच जाए या फ़लाँ हॉस्पिटल में फ़ौरन पहुँच जाए ताकि आपको पता चले कि आपको कोई इशू है कि नहीं है। कई दफ़ा मरीज़ों को हार्ट अटैक हो रहा होता है, उनकी ECG एबनॉर्मल होती है, ख़राब होती है, लेकिन जो पहला डॉक्टर है जिसके पास वो जाते हैं वो रीड नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक तो हर MO को पता होना चाहिए और ECG जो करता है उसे पता होना चाहिए कि उसने ECG पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, और दूसरा अगर नहीं पढ़ सकता तो जो पढ़ सकता है उसके पास रेफ़र करे ताकि बीमारी जाके वहाँ से ही डायग्नोज हो सके। अच्छा, इसी तरह सर अगर CPR की बात करें तो CPR कितना इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद इफ्तिखार अर्ज कर रहा हूँ मैं रावलपिंडी से। जी, सवाल बताएं। जी, मैं जनरल साहब से मैंने एंजियोग्राफी करवाई थी कुछ 4-5 साल पहले। ठीक है। ये जनरल साहब मुझे जानते हैं। तो मैं आपको 25 दिन पहले मीरपुर गया था, तो वहाँ पे वैसे ही वहाँ पे कोई एक सेमिनार था, तो वहाँ पे सारे टेस्ट कर रहे थे। तो मैंने टेस्ट करवाया, जब वहाँ पे एक डॉक्टर थे दिल के, तो वो कह रहे थे कि आप ये टैबलेट क्यों खाते हैं, एक कार्डनेट और दूसरी रविस्टास, ये तो एंजाइना के लिए। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे लिख कर दी, हर 3 महीने बाद मैं जनरल साहब के पास जाता हूँ तो वो मुझे यही मेडिसिन दे रहे हैं प्रॉपरली। कौन सी मेडिसिन आपने कहा है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जनरल साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। एक कार्डनेट है और दूसरी रविस्टा जो 510 की है, ये एंजाइना के लिए, ये आप मत खाएं। नहीं, रविस्टा है और एस्प्रिन है। नहीं, एक कार्डनेट नाम है जी 2.6। जी जी, ये तो कार्डिनेट के प्लस तो उन्होंने मुझे कहा खा लिया करें, और उसके बाद नाइकोरिल जो वो भी मैं खा रहा हूँ प्रॉपरली। ये 2 मेडिसिन उसने कहा आप इनको रोक दें। मैंने रोकी तो नहीं है क्योंकि मेरी डेट अगले महीने आ रही है आपके साथ। कौन सी मेडिसिन रोकने के लिए कहा है?
रोविस्टा और कार्डिनेट कह रहे हैं। हाँ नहीं, उन्हें उसमें होता ये है कि देखें, रोविस्टा तो आपने खानी है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए होती है, और ये कोलेस्ट्रॉल ना सिर्फ कम करती है बल्कि बीमारी को बढ़ने से रोकती है, और जो आपको हार्ट अटैक होते हैं उससे रोकती है। इसलिए जिन मरीज़ों को हार्ट की बीमारी डायग्नोज हुई हो, उन्होंने ये दवाई बंद नहीं करनी जब तक डॉक्टर मशवरा ना दे। कार्डिनेट जो है ये इस तरह की मेडिसिन होती है कि एंजाइना के लिए होती है। वो अभी तो नुस्खा आपका मेरे सामने नहीं है। अगर आपकी इतनी ज़्यादा बीमारी है, 3 नालियाँ बंद हैं, स्टेंट पहले डले हुए हैं और कहीं आपको एंजाइना वगैरह होता है, तो फिर ये दवाई ज़रूरी है। और जब आप देखें कि आप चलते हैं, वॉक करते हैं, आधा घंटा वॉक करते हैं, और रोज़ाना की रूटीन में अगर आपको सीने में दर्द ना हो, तो फिर आप कार्डिनेट रोक सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी ठीक है सर। और दूसरी बात ये भी है कि अगर एक डॉक्टर ने आपको रैंडमली कहीं पर देखा है तो उसको आपकी हिस्ट्री नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि किस वजह से ये दवाई ली जा रही है, उसने आपके नुस्खे को अगर देखा भी है तो उसने आपकी रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं, तो बेहतर यही है कि एक डॉक्टर से ही कंसल्ट किया जाए। और इन्होंने बहुत अच्छा किया कि अगर आपको कोई शक है या कोई सवाल है तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर करें, क्योंकि सर अक्सर ये देखा गया है कि पेशेंट बहुत घबराता है डॉक्टर से पूछते वक्त। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, तो अगर इंटरेक्शन होगी, कम्युनिकेशन होगी, तो मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से इलाज हो सकता है। और हमेशा सवाल ज़रूर पूछें अपने डॉक्टर से। अच्छा सर, फ्लायर्स की बात करते हैं, क्या इनफ फ्लायर्स दिए जाते हैं पेशेंट को? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेक श्योर किया जाता है कि एक लीफलेट पेशेंट को दे दिया जाए, या उसको वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी ये कंडीशन है और आपने इसको इस तरह से, अगर आप चाहते हैं कि इसके मुतालिक मज़ीद रीड करें तो ये फॉलो करें। यहाँ पर पाकिस्तान में क्या सिस्टम है सर? पाकिस्तान में बहुत ही अजीब सा सिस्टम है। हमने वो लीफलेट्स हैं, वो हैंडआउट्स हैं, वो हम देते हैं मरीज़ों को, और वो फाइल में पड़े रहते हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं। दूसरा, आप इतने अच्छे तरीके से उन्हें समझा देते हैं खाने के बारे में, हदायत के बारे में, तो उसी वक्त बता रहे होते हैं, तो फिर जाने से पहले आपने फिर दोबारा मुझे ज़रा हदायत बता देंगे। अब वो वाली चीज़ होती है कि जब आप बता रहे हो तो सुन नहीं रहे होते। ये बार बार, ये हमारा जो प्रोग्राम है ना, इसको यही होता है कि बार बार हैमर करना पड़ता है। और कई दफ़ा वो कहते हैं जी कि वो डॉक्टर ने तो नहीं, मुझे मना नहीं किया था, जो अपनी मर्जी के वो करना चाहते हैं वो डॉक्टर ने मना नहीं किया था। कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको बार बार आपको हैमर करनी पड़ती है पेशेंट को कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी, लेकिन फिर भी उसने कहा जी आपने तो नहीं ये बताया था। और साथ हैंड आउट मैं तो हमेशा, जो मेरे क्लिनिक में मेरी एक डाइट चार्ट है, फिर डूज एंड डोंट्स है, उसके बारे में उर्दू में लिखा होता है, वो मैं देता हूँ और ज़रूर देता हूँ। लेकिन वो कहते हैं जी कि उससे पूछते हैं कि यार आपको दिया था, वो आपने पढ़ा था, मैंने बताया भी था आपको, तो वो कहते हैं जी कहाँ पढ़ा हुआ था, मुझे नहीं पता। उनका उसी की फाइल में से निकलता है वो कागज़, तो उधर पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा नहीं है। आई थिंक पढ़ने की आदत नहीं है, ये बड़ी ज़रूरी। कुछ मरीज़ बहुत अच्छे होते हैं, आई थिंक आप उन्हें एक एडवाइस दें, एक लिख के कोई दे दें, कोई लीफलेट दे दें, कोई इसको, वो एक एक लफ्ज़ उसका पढ़ते हैं। कुछ तो बहुत ही अच्छे होते हैं, और कुछ जो है बिल्कुल लापरवाह होते हैं, उन्हें बार बार हैमर करना पड़ता है कि ये चीज़ें आपने करनी है और ये नहीं करनी। और जहाँ पे आपने नुस्खे की बात की थी, दवाइयों का जिक्र किया था, दवाइयाँ मरीज़ कई दफ़ा अपनी मर्जी की खा लेते हैं। एक दो बीच में जी कम कर दी, इतनी दवाइयाँ क्या खानी, मैंने इन्नी मिनी मानवा करके एक पे उंगली रखी, वो बंद कर दी, और फिर दूसरी जो है वो जारी रखी, और फिर आगे कहते हैं वो तो जो इंपॉर्टेंट गोली थी वो तो बंद कर दी। अब होता यह है कि जो आप नुस्खा लिखते हैं ना, उस नुस्खे का कोई मकसद होता है, और उसमें जो दवाइयाँ लिखी होती हैं, तो हर दवाई का एक एक्शन होता है, और आपको बीमारी को कंट्रोल करने के लिए होता है कि बीमारी बढ़े ना। लेकिन जो मरीज़ है वो अपनी मर्जी से उनमें से आधी कर देता है जी कि ये, फिर वो अगर उसकी डोज सुबह शाम है तो अपनी मर्जी से एक बस डोज ले रहा होता है, या सुबह की ले रहा होता है या शाम की ले रहा होता है। ये कंप्लायंस जो है ना नुस्खे की, वो हमारा सबसे बड़ा इशू। और हमारी जो मेजर, मैं आपको बता दें, आई थिंक इस प्रोग्राम की वसातत से बताता हूँ कि हमारी जो ओपीडीज हैं, हमारे जो अस्पतालों में रश है, वो इस वजह से है। बिल्कुल, मरीज दवाई नहीं ले रहा, मरीज हदायत पे अमल नहीं कर रहा, एमरजेंसी बना के बार बार अस्पताल पे रश बनाता है। अगर वो सिर्फ डॉक्टर की हदायत करे और जो नुस्खा लिख के दिया है वही दवाइयाँ खाते रहे बाकायदगी से, तो उसके विजिट डॉक्टर के पास और हॉस्पिटल में बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल। और सर हमेशा घर में एक फ़र्द ऐसा ज़रूर होता है जो कि ख़ुद ही डॉक्टर होता है, वो आपको ये बता रहा होता है कि नहीं इंसुलिन आपने नहीं लेनी है, डॉक्टर का तो काम है लिखना। तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि इस तरह के जो अफराद हैं उनको आप अवॉइड करें, क्योंकि वो नीम हकीम ख़तरे जान होते हैं। और गूगल भी सर, बहुत सारे लोगों ने अब गूगल करना चीज़ें शुरू कर दी हैं, लेकिन वो भी नॉलेज भी अगर गलत तरीके से आप इस्तेमाल करें तो उसका नुकसान है बजाय इसके कि उसका फ़ायदा हो। तो एक तो आपने
आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जो ओपीडीज़ में रश है वो इस वजह से है कि मरीज़ उस वक्त ध्यान नहीं दे रहा, और अगर उसको फ्लायर दिया भी जा रहा है तो उस पर गरम गरम समोसे खाए जा रहे हैं और उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम शुएब है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछे। अच्छा मिस, मैंने बेसिकली डॉक्टर साहब से ये पूछना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम जी। चाह रहा था जी, मैं बीफ का इस्तेमाल कर लूँ या फिर पाए वगैरह खा लूँ, तो मतलब कोई भी किस्म की गोश्त हाइजीनिक खा लूँ, तो उसकी वजह से मेरे जो सर के अंदर इस तरह महसूस होता है जिस तरह की आग लग गई है, और गर्दन के मसल जो से स्ट्रेच हो जाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर मतलब अजीब सी कैफियत होती है। तो ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट करवाया था, वो हाई आए थे, तकरीबन 400 450 के करीब आए। अच्छा, लेकिन मैंने इसकी मेडिसिन नहीं ली थी, तो डॉक्टर साहब से यही मशवरा करना चाह रहा था कि आया मुझे फर्दर क्या करना चाहिए। ठीक है। आपकी एज क्या है? जी मेरी 40 ईयर्स। और कोई डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है आपको? नहीं नहीं नहीं, डायबिटीज खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं जी। ओवरवेट तो नहीं? ओवरवेट तो नहीं है आप? जी मैं ओवरवेट हूँ, ऑलमोस्ट 110 kg मेरा वेट है। ठीक है। और स्मोकिंग करते हैं आप? नहीं जी, नॉन स्मोकर हूँ। ठीक है। और आपने खुद से कोई एहतियात की है, ये छोड़ने की कोशिश की है? जी कम कर दिया है, पहले मतलब इस्तेमाल ज़्यादा था मीट का, काफ़ी कम कर दिया। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक इनका जो पहला सवाल था कि जी वो बीफ लेने से में कोई प्रॉब्लम होता है, आई थिंक वो बीफ छोड़ ही दें, गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें। जैसे हमने पहले कहा था कि आप कोशिश ये करें कि हफ्ते में 3 दिन आप गोश्त खाएं और बाकी दिन दालें और सब्जियां खाएं, और फ्राइड चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। वेट इनका ज़्यादा है, 110 kg। ट्राइग्लिसराइड वेट के साथ आएंगे, वेट इनका रिड्यूस होगा, वॉक करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे, मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और नेक्स्ट टाइम जब आप ट्राइग्लिसराइड जब चेक करवाएं तो कोशिश करें कि आपका जो सैंपल जिस वक्त आप ब्लड टेस्ट देते हैं और रात वाला जो खाना है उसमें 12 से 14 घंटे का गैप हो, अदरवाइज ट्राइग्लिसराइड जो है वो वैसे ही हाई आ जाते हैं। और अगर 12 से 14 घंटे के गैप के बाद ज़्यादा हो तो फिर अगर ज़रूरत पड़े तो किया जा सकता है। ट्राइग्लिसराइड ऐसे हैं कि उसके लिए हम ज़्यादातर दवाई को अवॉइड करते हैं, अनलेस को कोई पेशेंट जो है हार्ट पेशेंट हो और हमें ज़रूरत पड़े। नॉर्मली हम 200-300 से ऊपर जाए तो फिर हम दवाई शुरू करते हैं। वो भी हार्ट वाला पेशेंट। जो नॉर्मल लोग हैं जिनका ट्राइग्लिसराइड ऐसे हो तो पहले डाइट यानी फ्राइड चीज़ें ना हो, गोश्त का इस्तेमाल कम हो, वॉक करें, वेट रिड्यूस करें, तो उससे ट्राइग्लिसराइड जो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। और आपका ब्लड सैंपल सही टाइम पे लिया गया हो, यानी उसका वक्फा जो है लास्ट खाने में और सैंपल लेने में वो 12 से 14 घंटे का होना चाहिए, तो उससे आपका जो ट्राइग्लिसराइड है उस पर फ़र्क पड़ेगा। आप अपना गोश्त कम करें, रोज़ाना 1 घंटा वॉक करें, तली चीज़ें और मीठे को बंद करें, इंशाल्लाह आपका वेट भी ठीक हो जाएगा और आपके ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी नॉर्मल लेवल पे। और हमें 1 महीने बाद कॉल भी ज़रूर करें। हाँ, महीने बाद हमें कॉल करें, देखें कि इस पे फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और वो कई दफ़ा डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला। आप खुद अपने आप को लाइट महसूस करते हैं, वेट रिड्यूस होता है, आपके यूरिक एसिड ज़्यादा, इनको यूरिक एसिड जरूर करवाना चाहिए। हो सकता है कि ये इनका यूरिक एसिड ज़्यादा और लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, शुगर करानी चाहिए, किडनी के टेस्ट, यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स ये ज़रूर इन्हें करवाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा और में टेस्टों में कोई ख़राबी हो। अगर नॉर्मल हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई ख़राबी हो उसी हिसाब से डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खुराक पे भी अमल करें। अगर कोई दवाई शुरू करते हैं तो वो दवाई जो है वो लेनी चाहिए। और सर बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो इस तरह से है कि अगर आपके जिस्म में किसी चीज़ की कमी हो रही है तो बॉडी वो चीज़ क्रेव करना शुरू कर देती है। इसी तरह अगर बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तब भी आपकी बॉडी खुद ही आपको इंडिकेशन देती है। जिस तरह कि जब ये खाते हैं तो इनको खुद एक हैवीनेस फील हो रही है, इनको पता चल रहा है कि ये डाइट जो है मुझे सूट नहीं कर रही। तो अपनी बॉडी को सुनते हुए आप खुद अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लें, उससे बहुत ज़्यादा फाका हो जाता है। और हमेशा हम ये कहते हैं कि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। तो आपने अपना काम पहले करना है और अगर उसके बावजूद फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर हम दवाई से आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सर ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की मैं फिर बात करूंगी कि वहाँ पर बाईपास नहीं किया जाता जब तक कि पेशेंट जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करता। हमारे ही प्रोग्राम के कॉलर थे जिन्होंने कहा कि मुझे स्टेंट्स डले लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई और एहतियात नहीं की। तो ये किस कदर ज़रूरी है कि आप एहतियात करें जब आपकी स्टेंटिंग भी हो गई है, आप इतने बड़े ऑपरेशन से गुजर गए हैं, बाईपास हो गया है, लेकिन आप देखिए मैंने तो हमेशा अपने हॉस्पिटल में यही किया था कि जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल होता है
जहाँ पे गवर्नमेंट के और लोगों के टैक्स पेयर मनी जहाँ पे इस्तेमाल होती है, वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि जो उस मरीज़ की फ़राइज़ में आज चीज़ आती है कि वो एहतियात करे, सिगरेट नोशी बंद करे, वज़न को कम करे, दवाइयाँ बाकायदगी ले, तो फिर उसको स्टेंट डाले और फिर उसका बाईपास करे। गवर्नमेंट का हम पैसा ज़ाया ना करे। हाँ, अपने पैसे वो ज़ाया करना चाहता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक। और नॉर्मली तो मेरा ये होता है कि ओपीडी में मेरा मरीज़ जो है वो सिगरेट जो पीता रहे, मैं उसे दोबारा देखने से इनकार कर देता हूँ। तो ये तो आप पहले ही खुदकुशी कमिट कर रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, आपको दिल की बीमारी भी है, दवाइयाँ भी खा रहे हैं जिसका फ़ायदा कोई नहीं होना, जो हम आपको दवाइयाँ दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तो जो चीज़ें मेन करने वाली है वो तो आप पहले सीरियस हों अपनी सेहत के बारे में। तो पहले आप सीरियस हों कि क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, क्या सिगरेट बंद करना चाहते हैं, क्या वॉक करना चाहते हैं, क्या अपनी दवाइयाँ आप बाकायदगी से खाना चाहते हैं, तो फिर डॉक्टर के पास जाएं। अब मैं तो हमेशा मरीज़ को यही कहता हूँ कि सिर्फ फीस देने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती, दवाई खाने से और वो जो हदायत देते हैं उस पर अमल करने से आपकी बीमारी ठीक होती है। तो जो नुस्खा लिख के दिया जाए वो दवाई बाकायदगी से खाएं और जो हदायत दी जाए उस पर पूरी तरीके से अमल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, ये जो यहाँ पर एक कॉलर हैं उनको ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात करें? अहमद बात कर रहा हूँ सियालकोट से। अहमद, सबसे पहले तो ये बताएं कि बीपी की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए? जी असल में मेरी बीपी रेंज 140/100 आ रही थी रेगुलरली। अच्छा। तो मुझे जो मैंने एक सियालकोट डॉक्टर है उनसे चेक करवाया तो उन्होंने मुझे ना बीपी की एक डेली की मेडिसिन दे दी, मतलब कोई इजी मैं रेगुलर ले रहा हूँ 1 साल से तकरीबन। तो एक तो ये जानना चाह रहा था कि ये मुझे ठीक है लेनी चाहिए या मतलब मैं इसको किसी मौके पे छोड़ भी सकता हूँ? ठीक है। तो क्योंकि दूसरे नंबर पे हम गया था मैं हज पे, तो वहाँ पे हमने छोड़ी थी तो मैंने देखा मेरा बीपी फिर ऊपर जा रहा था, मतलब 140 150 की रेंज में जा रहा था। ठीक है। फिर मुझे उसको लेनी पड़ गई। सही। पूछना ये मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब हार्ट को किस तरह से मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ डिजीज से, मतलब किस तरह कौन सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया जाए या कोई एंजाइम लिया जाए, कोई विटामिन लिया जाए जिससे मतलब मैं इसको अवॉइड कर लूँ फ्यूचर में। ठीक है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? एज मेरी 41 ईयर है और मैं रेगुलरली लिपिड प्रोफाइल करवाता हूँ, वो नॉर्मल आता है। ठीक है। और वेट कितना है आपका? वेट मेरा 102 kg है। ठीक है। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट मेरी 5'8" है। अच्छा, और कोई शुगर वगैरह है, तंबाकू नोशी करते हैं आप? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स की हिस्ट्री है मेरी फैमिली में, फादर और मदर दोनों को हार्ट डिजीज से डेथ हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी, इनका बड़ा अच्छा सवाल था और उन्होंने अच्छा किया ये सवाल किया कि वेट इनका ज़्यादा है, 41 एज है इनकी, ब्लड प्रेशर 140 100 150 100 के करीब रहता है। तो क्या लाइफस्टाइल अपनाया जाए कि जिससे ये इनके मसले जो है वो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाए और ये सेहतमंद भी रहे? तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले इनका वज़न इनका ज़्यादा है, इन्हें वज़न कम करने की कोशिश करें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वज़न जो है आप सादा खुराक खाने से जिसमें मीठे का इस्तेमाल कम हो, चिकनाई का कम इस्तेमाल हो, पराठों का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, कोल्ड ड्रिंक्स फास्ट फूड जो है इससे आप बचने की कोशिश करें। मीठी जितनी भी चीज़ें हैं, चीनी जिन चीज़ों में होगी उससे बहुत जल्दी आपका वज़न बढ़ेगा। जितना आप मीठा कम करेंगे तो आपका वज़न जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। और रोज़ाना की एक आदत डालें कि आपने 1 घंटा जो है वो वॉक करनी है। शुरू में आपको दिक्कत महसूस होगी, स्टेमिना नहीं होगा, सांस फूलेगा, टांगों में दर्द होगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। शुरू में महसूस होता है और फिर कोई ना कोई बहाना बना के बंदा कहता है जी मैं वॉक करता हूँ तो ये हो जाता है। तो वॉक ना करने से ये मसला आपका और ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए वॉक बड़ी ज़रूरी है। एंड देन अपनी खुराक में चिकनाई का इस्तेमाल, जैसे इनके लिए उनके ख़ास जो इनको ख्याल रखना है वो नमक का ख्याल रखना है कि इनकी घर का जो रोज़ाना की जो खुराक है उसमें नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए। यानी तरकारी में नमक कम होना चाहिए, टेबल पे नमक नहीं पड़ा होना चाहिए और किसी चीज़ के साथ नमक लगा के नहीं खाना, आटे चाय में नमक ना हो, बाहर से बाज़ारी खाना नहीं खाना। बाज़ारी कभी हाँ दिल करता है तो महीने में 1 दफ़ा कहीं थोड़ी बहुत खा लिया और जहाँ नमक ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा खाया। इन चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। और नींद अपनी 6 से 8 घंटे जो है वो पूरी करनी है। अगर सिगरेट पीते हैं तो वो बंद कर दें। होपफुली इनका जो 140 100 है, 150 100 है ब्लड प्रेशर, अगर इन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, नमक कम किया, चिकनाई कम की, तो इंशाल्लाह इनका ब्लड प्रेशर हो सकता है कि महीने के बाद जब हमें ये फ़ोन करें तो इनका ब्लड प्रेशर 100 से नीचे आ जाए, 90 पे आ जाए, और 150 वाला भी 140 से 30 पे 35 पे आ जाए। तो ये देखें, 1 महीना ये ट्राई करें और फिर देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर डॉक्टर के मशवरे के बाद फिर इनको मेडिसिन शुरू की जा सकती है। अच्छा सर, खाना खाकर
बहुत सारे अफराद लेट जाते हैं, तो ये किस कदर नुकसानदेह है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक खाना सोने से 2 घंटे पहले खाना चाहिए, गैप होना चाहिए खाने में और सोने में 2 घंटे का गैप होना चाहिए। और जो वॉक आप शाम की करते हैं वो खाने के बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक, वो खाने से या पहले होनी चाहिए, खाने के 2 घंटे के बाद होनी चाहिए, या खाली पेट वॉक होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। और ये जो खा के लेट जाते हैं ना, जो आपको मैदे के प्रॉब्लम होते हैं, या आपको ये रात को मैदा तंग या गैस या खट्टा पानी मुंह में आता है, ये उस वजह से आता है। और कई दफ़ा आपको जो प्रॉब्लम होते हैं बहुत ज़्यादा रात को, जिसमें से चिकनाई का जो है, अगर आपने चिकनाई वाला खाना खाया हुआ और आपके खुराक में जो चिकनाई चली गई और आपके ब्लड में चली गई, तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। और फिर रात को फिर वो अगर गाढ़ा हुआ तो जहाँ पे आप क्लॉट बना नाली में, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं, ना ज़्यादा होते हैं। और साथ साथ ना सिर्फ हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बल्कि आपके जो स्ट्रोक होने के, फालज होने के चांसेस है वो भी ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि रात वाला जो खाना हो वो लाइट हो, ठीक है, यानी वो लाइट खाना का हैवी हम नॉर्मली कहते हैं कि जो कुछ हम ज़्यादातर हमारी आदत होती है कि एक मील अगर दिन में लेते हैं तो शाम का लेते हैं और बहुत हैवी लेते हैं, बहुत हैवी ले लेते हैं। तो वो आई थिंक वो जैसे वो गोरों का है सफ़र वाला के 6-7 बजे ले ले, वो हमारा भी अगर हो जाए कि मगरिब के बाद आप खाना ले लें और फिर उसके बाद जो है वो आप लाइट हो जाते हैं, और नींद से पहले जो आपके बहुत सारे मसले जो है काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, योर लंच लाइक अ प्रिंस एंड योर डिनर लाइक अ बेगर, कि आप इतना खाएं कि रात को बहुत ज़्यादा ओवरडू ना करें किसी भी चीज़ को। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? कॉल ड्रॉप हो गई है। इसी को आगे बढ़ाते हैं सर डिस्कशन को, कि ये जो टेस्ट हैं ये किस कदर एक्सपेंसिव हैं? क्या एक नॉर्मल इंसान की रेंज में है, जो एक नॉर्मली अर्निंग बंदा है? देखें, है तो एक्सपेंसिव है, टेस्ट तो एक्सपेंसिव है, उसमें से कई दफ़ा अफोर्डेबिलिटी नहीं होती और उसमें मसला हो जाता है। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये टेस्ट हो जाते हैं और फ्री टेस्ट हो जाते हैं। सर ईसीजी, एको, ये सारे ये हो सारा जाते हैं? जी वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट सिस्टम है, रश इतना ज़्यादा होता है, अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है। वो अपॉइंटमेंट हिसाब से अपने ब्लड टेस्ट तो उसी वक्त हो जाते हैं जब आप जाते हैं, ईसीजी भी फ़ौरन हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं है। एको वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अपॉइंटमेंट होती है, कोई रश होता है, इस तरह ईटीटी है, उसकी एनजीओ है, उसका हो जाता है। लेकिन आप वो सरकारी अस्पताल से अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकारी हॉस्पिटल से जहाँ पे ये फ्री टेस्ट होते हैं वहाँ पे आप टेस्ट जो है ये ज़रूर करवा लें। या जहाँ पे आपके इर्द गिर्द कहीं कोई मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, जहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं, वहाँ पे बेसिक टेस्ट जो है वहाँ पे हो रहे होते हैं, जिसमें शुगर है, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हैं, ये वहाँ पे होते हैं। ये वहाँ पे हों तो ये ज़रूर करवा लें, और एक दफ़ा आपको अपने लेवल का पता चल जाए और आपको पता चल जाए कि आपने कितनी आगे एहतियात करनी है। मैंने देखा यह है कि अगर आप जितनी ये एजुकेशन अवेयरनेस हमारी थ्रू टीवी चल रही होती है पब्लिक में, उतने ही ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं सेहत के बारे में, और जब उन्हें पता चलता है तो अपने टेस्ट जो है वो ज़रूर करवा लेते हैं और बीमारी का पता होता है। देखें, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि घर में एक कमाने वाला होता है, बाकी सारे खाने वाले होते हैं, और वो उस जो कमाने वाला होता है उसकी सेहत के बारे में बड़ा ध्यान रखना होता है कि खुदा न खास्ता कहीं वो भी हम लूज़ ना कर दें। तो पूरी फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जहाँ पे ऐसी चीज़ हो जहाँ पे वो नोट करे। ज़्यादातर मैंने देखा है कि मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उनकी फैमिली नोट करती है उनमें एबनॉर्मेलिटी, उनके सिम्टम्स जो होते हैं, कहीं चेस्ट पेन हुआ, कहीं घबराहट हो गई, कहीं पसीना आ गया, फैमिली ने नोट किया जी कि हमने काफ़ी दिनों से ये चीज़ नोट की थी, और ये जो साहब हैं ये इन्होंने कहा है कि आप जाकर डॉक्टर को दिखा लें, उन्होंने नहीं दिखाया तो अब हमने मजबूर करके लेके आए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाले नोट करके उनकी सेहत के बारे में ध्यान रखें, और जब पता चल जाए कि बीमारी है और दवाई खानी और एहतियात करनी है, फिर फैमिली की जिम्मेदारी हो कि वो ये मेक श्योर करे कि जी कि वो दवाई बाकायदगी से खाएं और जो एहतियात बताएगी उस पर अमल करें। यहाँ पर हमारे आखिरी कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से उन्हें ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अजमत बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। सवाल ये किया है कि मेरी उम्र 8 ईयर है, मुझे ब्लड प्रेशर शुगर कोई मसला नहीं, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मेंटेन रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरा ये कि मेरी मिसेज का अक्सर दो है, तो उसके लिए क्या, ये उनकी एज जो है ना वो 32 ईयर है जी। दोबारा सवाल पूछें, ज़रा समझ नहीं आई आपकी आवाज़ की। मैं ये बोल रहा था कि मेरा जो है
अभी 38 साल उम्र है, मुझे शुगर ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं है। ठीक है। और मेरी मिसेज है, उनका लो रहता है 70%। तो मुझे अब मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि ये कभी भी मसला ना हो? ठीक है। और मिसेज का जो लो रहता है अक्सर, उसका क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, इनको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? इनको ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि इनको ब्लड प्रेशर ना हो तो क्या करना चाहिए? और इनकी वाइफ का ब्लड प्रेशर लो है तो उनको क्या करना चाहिए? लो वाला वही अगेन होगा 90-60 या उससे ऊपर होगा, और हो सकता है 120-80 से नीचे हो। इनको यही करना चाहिए जो हम पहले बता रहे थे कि खाना सादा रखें, रोज़ाना आप आधा घंटा वॉक करें, आधा घंटे से 1 घंटा वॉक करें, वज़न को ना बढ़ने दें। हाँ, जो अपनी नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें और गैर ज़रूरी स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, ज़्यादा सब्ज़ी, दाल, सलाद और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो कि आपके दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी सेहत ठीक रहेगी। और ये अगर इस पे आप अमल करते रहेंगे और जहाँ पे कोशिश हो कि आपको पैदल चलना पड़े वहाँ पे पैदल चले, सवारी का इस्तेमाल कम से कम करें, तो आप लोग फिट रहते हैं। वो लोग जो फिज़िकली आप ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं काम के दौरान, उनकी सेहत काफ़ी अच्छी रहती है, ब्लड प्रेशर से भी उनका कम रहता है और उनका हार्ट की जो बीमारी है उससे भी बचे रहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ करें और साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी वॉच करें तो काफ़ी इनको अफाका होगा। उसमें मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम की वजह से एक दफ़ा आई थिंक नाजरीन को ये ज़रूर बता दें कि क्या ये हमारे ये प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे या उस पर कोई अवेलेबल है क्या? अगर वो इसको बिल्कुल अवेलेबल है सर। हाँ, अगर अवेलेबल है तो बार बार इन प्रोग्राम को देख सकते हैं और इस पे इस्तिफादा जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक है सर, लास्ट मैसेज और कोई अगर आप देना चाहें? जी बिल्कुल, इसका यही है जी कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, फैमिली सेहत का ध्यान रखें, अपने एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखें, मोटापा ना होने दें, सेहतमंद खुराक इस्तेमाल करें, सादगी अपनाएं खुराक में भी, और वर्जिश ज़रूर करें, आधा घंटा किसी भी बहाने से वॉक कर लें। और घर में अगर कोई सिगरेट नोशी करता है तो कोशिश करें कि वो बंद करवा दें, क्योंकि ना उसको नुकसान सिर्फ नुकसान हो रहा है बल्कि पूरी फैमिली को पैसिव स्मोकिंग में नुकसान हो रहा है। और नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें और गैर ज़रूरी जो टेंशन है या स्ट्रेस है वो आप ना लें। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारा प्रोग्राम दोबारा से वॉच करना चाहते हैं तो ये YouTube पे अवेलेबल है, आप सर्च कीजिए सेहत सबके लिए और कोई भी प्रोग्राम आप वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एक कोशिश है आपकी सेहत को बेहतर बनाने के हवाले से, और YouTube पे आप अगर हमारा ये प्रोग्राम देखते रहेंगे तो आप अपनी सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।